स्टूडेंट्स, आज हम द्वितीय पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे मौर्य काल को जानने के। उससे पहले मैंने ये कहा था आपको मौर्य काल को बहुत ही सीरियस लेना, तो मौर्य काल के मैं कुछ पीछे के प्रश्न पूछ देता हूँ। सचिन वो लाइट जला दो, केवल वही। हाँ चले, पहला प्रश्न ये बताओ, अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। कौटिल्य के 3 नाम बताओ। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न बताओ, इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। अगला प्रश्न बताओ, वर्त कथा मंजरी किसने लिखी? क्षेमेंद्र ने। कथा सरित सागर किसने लिखा? सोमदेव ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाखदत्त ने। आप सब लोग इन प्रश्नों को तैयार कर चुके हो, बहुत अच्छे, आपके अंगुलियों पर हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। और यदि जो बच्चा नहीं जुड़ा है तो वो अभी इनको याद कर ले, कल की क्लास में पूरा तैयार करके रखेंगे। चलिए सब, मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी, किसने लिखी थी? ढूंढीराज ने। आगे बताओ, बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ बताओ जिनसे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कौन कौन से हो गए? दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। चलो अगला प्रश्न बताओ, कल्पसूत्र का लेखक कौन था? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्वन का कौन था? हेमचंद्र शौरी। हेमचंद्र शौरी। अगला प्रश्न बताओ, कौन झाज्यबेड़ा का सेनापति था जिसको सिकंदर ने सिंधु और फारस के बीच के स्थल की जानकारी हेतु भेजा था? बताएं। नियाकर्ष। अगला प्रश्न बताओ, भूगोल किसकी रचना है? स्ट्रेबो। आगे बताओ, नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? प्लिनी। एक प्रश्न और बताओ, रोम से आने वाले सोना चांदी के लिए जो भारत से विलासिता की वस्तुओं के बदले आती थी, किस इतिहासकार ने आंसू बहाए हैं? किसने बहाए हैं? प्लिनी। अगला प्रश्न बताओ, उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, ये कथन किसका है? प्लूटार्क का। अगला प्रश्न बताओ, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जोड़ा सैंड्रोकोस की सहायता से उतार दिया, किसका है? जस्टिन। आगे एक प्रश्न और खूब अच्छा प्रश्न है, ये बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य की सर्वप्रथम सैंड्रोकोस से चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की? ये कौन था? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। ये मुख्य प्रश्न थे, सिर्फ आपको याद हो जाएं इसीलिए रिपीट किया है। और ये पाठ भी एक मूल आधार है पूरे इतिहास का ही, तो इसको आप ध्यान से समझ लोगे। मौर्य काल में सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। मौर्य काल में जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रारंभ हुआ था, रोजगार कार्यालय था, इतिहास लेखन हुआ था। ये सब मौर्य काल में राजनीतिक एकता हुई थी, ये मौर्य काल की देन थी। इसके हम जो स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत थे, वो पढ़ लिए थे। अब और कौन कौन से प्रमाण हैं जिनसे मौर्य काल की जानकारी मिल सके? अब हम लेते हैं आज पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ये भी खूब इम्पोर्टेंट है। इनमें भी देखो कौन कौन से पुरातात्विक स्रोतों में हम सबसे पहले ले रहे हैं अभिलेख। सबसे पहले अभिलेख, और एक वेरी 4 बार इम्पोर्टेंट लगा के तैयार कर लो, इजी प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक ने लिखवाई। सबसे पहला भारत का जो शासक था मौर्य सम्राट अशोक। और अशोक को प्रेरणा किससे मिली थी? अशोक का अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा किससे मिली थी? ईरान के शासक डेरियस प्रथम से, और इसी का नाम है दारा प्रथम। मतलब इस शासक से प्रभावित होकर ईरान के शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से, ये ईरान का शासक था,
इसने भारत पर आक्रमण किया था 5वीं शताब्दी में, इस 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, और भारत को जीत करके 20वां प्रांत बना लिया था। भारत का कौन सा? उत्तर पश्चिमी प्रांत, भारत का ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र 20वां प्रांत बना लिया था। और इनसे प्रेरणा मिली थी सम्राट अशोक को। एक इतिहास का जो पिता है ना, हेरोडोट्स, जिसने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी, इन्हीं द्वारा प्रथम के बारे में लिखा था। आगे देखो, अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो राज्य देश के रूप में लिखे गए, मतलब राज्य की तरफ से आदेश के रूप में अपनी जनता को अपने आदेशों से संबोधित करने के लिए राज्यादेश के रूप में लिखे गए। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा है, इम्पोर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है? प्राकृत। और इसके लगा लो वेरी 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 4 बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अशोक के अभिलेखों की लिपि निश्चित रूप से कन्फर्म आपके टेस्ट में आएगा। तो लिपि कौन सी थी? पहली ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक, और ग्रीक को क्या बोलते हैं? यूनानी। आपको बता दें, आपके टेस्ट में भी ये प्रश्न दूंगा मैं। अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक, चारों लिपि थी। एग्जाम में क्या आता है? निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों की लिपि थी। इन 3 इनमें से दे देंगे और एक इनसे अलावा कोई भी प्रश्न दे देंगे तो आप तैयार कर लोगे। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक। ग्रीक को क्या बोलते हैं? यूनानी। इस पर पुनः जोर दे रहा हूँ। अशोक के अभिलेखों की लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक। अच्छा, ब्राह्मी तो कैसे थी? जैसे हम लिख रहे हैं, हम ये बायां और ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दायां। फिर कहाँ से शुरू करते हैं? बाएं से दायां। ये लिखने का है। जैसे ये बाएं से शुरू किया, दायां, फिर बाएं से शुरू किया, वहाँ से लिख के नहीं ला रहे। और खरोष्टी में क्या होता था? खरोष्टी में दाएं से बायां लिखा जाता था, दायां से बायां, ये खरोष्टी थी। परंतु अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही है। अधिकांश किस में है? ब्राह्मी लिपि में। ये जो खरोष्टी है, इसमें केवल 2 अभिलेख मिले खरोष्टी में। एक तो शाहबाज गढ़ी, ये याद भी करने हैं। शाहबाज गढ़ी है पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में, वर्तमान में पाकिस्तान देश के पेशावर ज़िले में। मानसेरा, ये पाकिस्तान के है, मानसेरा भी पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में है। एक है अरमाइक भाषा में, अरमाइक भाषा में मिला है लगमान से अभिलेख। ये शाहबाज गढ़ी, मानसेरा, लगमान, इनको सबको आगे विस्तार से पढ़ेंगे जब अभिलेखों में आगे बढ़ेंगे तो। और एक खूब इम्पोर्टेंट, अगला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, द्विभाषी अभिलेख। ये 2 भाषाओं में लिखा हुआ है, द्विभाषी। इसी अभिलेख के द्विभाषी के आधार पर ही पढ़ा गया था। द्विभाषी अभिलेख कौन कौन सी 2 भाषा है? एक तो है ग्रीक, एक अरमाइक। एक तो ग्रीक में लिखा हुआ है और उसी अभिलेख पर किस भाषा में है? अरमाइक में। ये मिला है सार-ए-कूना स्थान से, सार-ए-कूना स्थान। और वर्तमान में ये स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। वर्तमान में ये स्थान कहाँ गया? अफगानिस्तान में। अगला खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न, सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप 1837 में। बहुत बार पूछा जाता है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, सबसे पहले खोजा किसने? टिफेंथलर। टिफेंथलर ने 1750 में एक अभिलेख खोजा था दिल्ली में, और जो मेरठ से लाया गया था। तो सबसे पहले खोजकर्ता कौन था? अंग्रेज था टिफेंथलर। और अंग्रेजी कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कब खोजा था? 1750 में। अच्छा, अगला फिर 4 बार इम्पोर्टेंट लगा के, अशोक के काफ़ी अभिलेख मिले हैं परंतु नाम केवल 4 अभिलेखों में है। कौन कौन से हैं अशोक के अभिलेखों को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मास्की अभिलेख, ये मास्की कहाँ से मिला है? रायचूर जिला आंध्र प्रदेश से। दूसरा है गुजरा अभिलेख, ये दतिया मध्य प्रदेश से मिला है। तीसरा नेतुर वेल्लारी कर्नाटक में मिला है।
और चौथा उद्योगोलम वेलारी कर्नाटक में मिला है। पर ये दो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, एक तो मास्की और एक गुजरा अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अब इनको पढ़ेंगे हम 3 भागों में, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। देखो इनमें अंतर क्या है? शिलालेख तो ये कोई बड़े पत्थर को काट लिया और पत्थर की शिला बना ली और इस पर लिख दिए अशोक ने अपने अभिलेख। शिलालेख इसको तो बोल दिए शिलालेख। ये भी 2 प्रकार के हैं। अब देखो स्तंभलेख, स्तंभ कैसे? अशोक ने पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ स्थापित करवाए। जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ना, अशोक के सारनाथ से लिया गया है। यहाँ देखो इस तरह से ये बड़े इन पर पशु, ये थे स्तंभ, ये क्या हुआ? स्तंभ। और गुहालेख, गुफा होती थी, गुफाओं को खोद करके जो बनाए गए। तो इस प्रकार से 3 अभिलेख हो गए। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और तीसरा कौन सा हो गया? गुहालेख। आगे खूब डिटेल से पढ़ेंगे। शिलालेख सबको डिटेल से पढ़ेंगे। शिलालेख इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो कौन सा? वर्ध शिलालेख, ये बड़े थे, बड़ी बड़ी शिलाओं पर। फिर दूसरा था लघु शिलालेख, दूसरा है लघु शिलालेख। अब हम करेंगे वर्ध शिलालेख। इससे पहले आज एक बार इम्पोर्टेंट प्रश्न देखो, खूब इम्पोर्टेंट है, जो कल की डेट में हर समय याद हो। भारत में सबसे पहले अभिलेख किसने लिखवाए? मौर्य सम्राट अशोक ने। किससे प्रेरणा मिली? ईरान के शासक डेरियस फर्स्ट से। अगला, अशोक ने अभिलेख किस भाषा में लिखवाए? राज्य देश के रूप में। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत। अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरमाइक, ग्रीक। ग्रीक को बोलते हैं यूनानी। अधिकांश किसमें है? ब्राह्मी में। ख्रोष्टी में केवल 2 हैं, शाहबाज घड़ी, मानसेरा। अरमाइक भाषा में 1 है, लगमान। और एक इम्पोर्टेंट है द्विभाषीय अभिलेख शार ए कोना, ये मिला है अफगानिस्तान से, ग्रीक और अरमाइक में। सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंस ने। सबसे पहले खोजा किसने? टेफेंथलर ने। अशोक का नाम कौन से अभिलेखों में है? मास्की, गुजरा, नेतुर और दियोगोलम। अब देखो इनमें से 4 प्रश्न याद कर लो, हर एग्जाम में मिलेंगे। ये तो आजकल सबको आता है, अभिलेख किसने लिखे? अशोक ने। पहला प्रश्न तो ये, अशोक के अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी, ख्रोष्टी, अरमाइक, ग्रीक। एक ये प्राकृत भी कर लेना, एक प्रश्न। दूसरा देखो ये द्विभाषी शार ए कोहना, अफगानिस्तान में। तीसरा प्रश्न सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। चौथा प्रश्न खोजा किसने? टेफेंथलर। और एक नाम कौन से मिलता है? मास्की और गुजरा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लेते हैं वर्ध शिलालेख। हमने पढ़ा था शिलालेख 2 प्रकार के हैं, एक तो लघु शिलालेख और दूसरा वर्ध शिलालेख। वर्ध शिलालेखों की संख्या 14 है। इनकी संख्या कितनी है? 14। कितने स्थानों से मिले हैं? 8 अलग अलग स्थानों से। थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, इनकी संख्या तो है 14 और 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। अब ये जगह 8 की याद करनी पड़ेगी। पहला है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी ये कहाँ है? पेशावर, पाकिस्तान। जो किस भाषा में लिखा है? खरोष्टी भाषा में। ये मिला है खरोष्टी भाषा में। थोड़ा सा यदि हम समझें तो देखो ये है क्या? अशोक ने इस तरह का, जैसे आज के संदर्भ में कहें तो ये पंपलेट हो गया, बड़ा पंपलेट छपवा लिया। जैसे हमने हमारी स्कूल का बड़ा पंपलेट छपवा लिया और इसमें हमने क्या किया? इसमें इनकी संख्या 14 है तो उसने 1 संख्या, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, इस तरह से 14 लेख लिखे हैं। जैसे हम हमारी स्कूल का लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं 10वीं ए का जो स्टूडेंट 80 से ऊपर नंबर लाए हैं उनकी सूचना देते हैं, उनकी फ़ोटो देते हैं और नाम देते हैं। दूसरे लाइन में हमने 10वीं बी के बच्चों की फ़ोटो लगा दी, उनका एड्रेस दे दिया, उनकी सूचना दे दी। तीसरी लाइन में हमने 11th ए का, फिर 11th बी का, फिर 12वीं ए, 12वीं बी, 12वीं सी, फिर हमने 8वीं के, इन बच्चों के जो अच्छे रिजल्ट लगाए। इस तरह से ये 1 से लगा करके कितने तक, 14 तक हो गए। ये बोलते हैं जो उन्होंने, अशोक ने लिखा, ये अभिलेख लिखे, 14 अभिलेख लिखे। अच्छा, इन 14 अभिलेख लिख के बड़ी बड़ी शिलाओं पर इस तरह के कई पंपलेट बनवा लिए। और अशोक ने क्या किया, अपनी सूचनाएं जनता तक देने के लिए, जैसे हम हमारी स्कूल की सूचनाएं जनता तक देने के लिए क्या करते हैं कि जैसे चिड़ावा की बात करें हम, तो चिड़ावा के सूरजगढ़ मोड़ पे, झुंझुनू पे, सुल्ताना रोड पे, बाईपास पिलानी रोड पर, मंडेला रोड पर, इस जगह ये 14 फोटोएं लगा करके अभिलेख लिखवा करके कितनी जगह लगा दिए, 8 जगह ये पंपलेट लगवा दिए कि जहाँ से भी जो जाए उनको दिखे और वो हमारी स्कूल में एडमिशन ले। तो सेम इसी तरह से अशोक ने 14, 1, 2, 3, 4, 14 लेख लिखवाए, 14 लेख, और कितनी जगह पर लगवा दिए, 8 जगह पर। वो 8 जगह कौन सा है, एक शाहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेरा, तीसरा गिरनार, चौथा धौली उड़ीसा में, कालसी देहरादून उत्तराखंड में, जोगढ़ गंजाम उड़ीसा में, शोपुरा महाराष्ट्र में, एरागुड्डी करनूल आंध्र प्रदेश में, 8 जगह लगवा दिए पूरे देश में। अशोक शासक था, उसने पूरे देश में, देश के विभिन्न भागों में, कहाँ, पाकिस्तान, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन जगह लगवा दिया। और इनमें अशोक ने क्या लिखा था, अशोक ने पहली लाइन में लिखा, पहली जो थी उसमें क्या लिखा था, प्रथम वर्ध शिलालेख में जीव हत्या पर निषेध या जीव हत्या पर रोक लगाई थी। ये खूब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में जीव हत्या पर रोक लगाई, कौन से पे, प्रथम वर्ध शिलालेख। प्रथम वर्ध शिलालेख किस पर रोक लगा दी थी, जीव हत्या, जीव हत्या से संबंधित कौन सा है, प्रथम वर्ध शिलालेख। दूसरा जो शिलालेख था, दूसरा द्वितीय पे क्या किया था अशोक ने, द्वितीय पे समाज कल्याण कार्य, मनुष्य एवं पशुओं के चिकित्सालय बनवाए थे। और पड़ोसी राज्यों का भी उल्लेख है, कौन कौन से का, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, चेर। और तीसरा जो अभिलेख है तृतीय में क्या है, अपने राज्याधिकारियों, अपने अधिकारियों को आदेश देता है। कौन कौन से अधिकारी थे, युक्त, राज्युक, प्रादेशिक आदि को आदेश दिया कि वह हर 5 वर्ष बाद राज्य का दौरा करे। और इस दौरे को क्या कहा था, अनुसंधान। इस दौरे को क्या कहा था, अनुसंधान। इसी तरह चौथे में, 5वें में, छठे, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, उन सब में बातें लिखी। क्यों लिखी, जनता को सूचना मिल जाए किसके बारे में, अशोक क्या चाहता है, अशोक की सरकार क्या चाहती है, और अशोक अपनी प्रजा के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहता है प्रजा का मन जीतने के लिए। ये विषय वस्तु बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसको डिटेल से करेंगे, कौन से हमें याद करनी है। पर एक बार पहले हम अभिलेखों के स्थानों पर आ जाते हैं। एक तो इनकी संख्या अभिलेखों की तो 14 थी और स्थान कितने हैं, 8। तो पहला जो अभिलेख है वो शाहबाजगढ़ी में है। शाहबाजगढ़ी का है, पेशावर, पाकिस्तान। और ये कौन सी भाषा का है, खरोष्टी लिपि का है। मानसेरा ये का है, अजारा, पाकिस्तान। कौन सी लिपि है, खरोष्टी। फिर गिरनार, गिरनार पहाड़ी पर है, गुजरात में। किस लिपि में है, ब्राह्मी में।
गिरन्यार, ये गिर जो भी है ना, गिर सिंह है, गिर गाय है, ये सब गिरन्यार गुजरात में है। दोली ये पूरी उड़ीसा में है। किस में है? ब्राह्मी अभिलेख में। कालसी कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड ब्राह्मी में। जोगड़ कहाँ है? गंजाम उड़ीसा ब्राह्मी लिपि में। सोपारा कहाँ है? महाराष्ट्र ब्राह्मी लिपि में। एरागुड्डी कहाँ है? करनूल आंध्र प्रदेश में ब्राह्मी लिपि में। ये 8 मिले हैं। अच्छा, इनको खोज करने का वर्ष भी है और खोजकर्ता का नाम भी है। वो हमने इतनी डिटेल से नहीं लिए, खोजकर्ता का वर्ष भी नहीं लिया और खोज करने वाले का नाम भी लिया। आप तो सिर्फ एक बात याद कर लेना, ये 8 जगह से मिले हैं और इन 8 जगह में पूछ सकता है। क्या पूछे? अशोक का अभिलेख कालसी से मिला। कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में। अशोक का अभिलेख दोली से मिला। दोली कहाँ है? उड़ीसा में। सिर्फ ये जगह जगह याद रख लो, ये जगह और इन 2 की लिपि याद रख लो। ये खरोष्टी है और बाकी सब कौन सी है? ब्राह्मी है। अच्छा, यहाँ एक बात और देखें, ये 2 अभिलेख जो दोली और जोगड़ है, ये दोली और ये जोगड़, इनमें ये 14 के 14 अभिलेख नहीं थे। इनमें 11वां 12वां 13वां ये शिलालेख नहीं थे। तो अशोक ने क्या किया? 2 पृथक कलिंग अभिलेख नंबर 1 और पृथक कलिंग अभिलेख नंबर 2 ये लगवाए। और ये कहाँ लगवाए? कलिंग उड़ीसा में। कलिंग उड़ीसा में लगवाए। तो याद रखना, पृथक कलिंग अभिलेख, पृथक कलिंग अभिलेख, इनकी विषय वस्तु में एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक ने अपनी जनता के साथ पितृवत विहार या अपनी जनता को पुत्रवत, पुत्र के समान बताया गया है। इनकी विषय वस्तु है पृथक कलिंग अभिलेखों की। चलिए, जिसमें सिर्फ ये याद करना है कहाँ कहाँ है, याद हो जाएंगे, कल मैं पूछूँगा आपसे। चलिए अब देखो, इनके आ जाओ विषय वस्तु पर। हैं तो सब समान है, ये अलग है। दोली जोगड़ में इनमें पूरे अभिलेख नहीं है, उनके लिए पृथक से लिखा है। अब आए, इनमें कौन से हैं? 14 के 14 तुम नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। पहला वर्ध शिलालेख, जिसमें क्या कहा गया है? जीव हत्या पर रोक। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। द्वितीय भी याद करना है। इसमें क्या किया? समाज कल्याण के कार्य, मनुष्य व पशुओं के लिए चिकित्सा की है, कुआं खुदवाया है। एक पड़ोसी जो राज्य थे मौर्य साम्राज्य के, जैसे दक्षिण के राज्य हैं, ये दक्षिण में चोल, पांडे, सत्यपुत्र, चेर, इनका उल्लेख है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक के कौन से विलेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है? दूसरे शिलालेख में। तृतीय में देखो, तृतीय में अपने राज्य अधिकारी युक्त राजू प्रादेशिक को आदेश दिया कि वह हर 5 वर्ष बाद राज्य का दौरा करें और जनता का ध्यान रखें। जनता को किसी तरह की समस्या नहीं है और जनता सदाचरण से रह रही है। एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? अशोक के अभिलेखों में कौन से अधिकारियों का उल्लेख है? तो 3 अधिकारी तो ये हो गए, युक्त, राजुक, प्रादेशिक, तीनों याद करने हैं। और जब वो दौरे पर जाते तो इस प्रकार के दौरे को क्या कहा जाता था? अनुसंधान। अनुसंधान। साथ में इसी में माता पिता मित्र रिश्तेदारों के प्रति आज्ञाकारी रहो, ब्राह्मणों श्रमणों को दान दो, इसका उल्लेख है। जैसे कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण पढ़ेंगे। पतन में ये कहेंगे कि ब्राह्मणों का योगदान था, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो कुछ इतिहासकार ये कहेंगे ब्राह्मणों के प्रति दान का भाव रखा है, तो ब्राह्मण अशोक से नाराज नहीं थे। चलो सब, चौथा है अशोक की धर्म नीति से संबंधित। धर्म नीति को डिटेल से पढ़ेंगे। अशोक का धर्म क्या था उसके बारे में है। 5वां के 4 बार लगा लो, वेरी। 5वें में क्या करा है? अपने अभिषेक के 14वें वर्ष, राज्य अभिषेक के 14वें वर्ष एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, धम्म महापात्रों की। धम्म महापात्र अधिकारी क्या करते थे? वो जनता के नैतिक नियमों का ध्यान रखते थे, धर्म प्रचार का कार्य करते थे, धर्म से संबंधित नियमों की पालना देखते थे। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? अशोक ने धम्म महापात्रों की नियुक्ति की
इसका कौन से विलेख में है? 5वां वर्ध शिलालेख में। अपने राज्याभिषेक पर कौन से वर्ष धम्मापात्रों की नियुक्ति की? 14वें वर्ष पर। छठा भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। छठे में क्या कह रहा है? अशोक कह रहा है कि मैं कहीं भी हूँ और किसी भी समय मेरे जो अधिकारी हैं, एक अधिकारी का नाम है प्रादेशिक, मेरे अधिकारी, एक अधिकारी का नाम है प्रतिवेदक, मेरे प्रतिवेदक मुझे जनता के प्रति किए जाने वाले कार्यों से अवगत करवाएं। मतलब जनता का इतना ध्यान रखा है अशोक कह रहा, चाहे मैं रसोई घर में हूँ, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे मैं शयन कक्ष में हूँ, चाहे मैं अंतपुर महलों में हूँ, या मैं कहीं भी हूँ, पर मेरे प्रतिवेदक हर पल हर क्षण जनता की जानकारी मुझे प्रदान करेंगे। इम्पोर्टेंट है, हर समय, चाहे मैं भोजन करता हूँ या अंतपुर में रहूँ या शयन कक्ष में, चाहे बाग में रहूँ या सवारी, मेरे प्रतिवेदक मुझे जनता की सूचना दे। देखो तीसरे विलेख में कौन कौन से आए थे? युक्त, राजुक, प्रादेशिक। और 5वें में कौन सा आ गया था? धम्मापात्र। और छठे में कौन आ गया? प्रतिवेदिक। ये अशोक के अभिलेखों में उनके अधिकारियों का वर्णन है। 7वां क्या कह रहा है? सभी संप्रदायों में सहिष्णुता हो। सभी संप्रदायों में क्या हो? सहिष्णुता, मतलब आपस में मिल करके रहे। और 8वें में क्या करा है? शिकार, आखेटन पर रोक लगाई जाए और इसके स्थान पर धर्म यात्रा प्रारंभ की जाए, मतलब धर्म से संबंधित यात्रा की जाए। अब देखो ये चीज़ें तो बहुत सी हैं, पर आप याद क्या करोगे? एक तो इनके स्थान और ये 2 खरोष्टी के, इसमें एक तो पहला कर लो जीव हत्या, एक दूसरा भी करो समाज कल्याणकारी है पड़ोसी राज्य, तीसरा भी करो युक्त, राजुक, प्रादेशिक, फिर करो आप 5वां धम्मापात्रों की नियुक्ति, फिर छठा भी करो। हर समय, चाहे मैं भोजन करता हूँ, अंतपुर में हूँ, रसोई घर में हूँ। एक बार थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, 3 दिन की क्लास में आपको सब याद हो जाएंगे, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला अभिलेख है 9वां वर्ध शिलालेख। इसमें क्या किया गया है? खर्चीले समारोह जैसे जन्म, विवाह आदि की निंदा की गई है, मतलब खर्चीले समारोह की निंदा की गई है। 10वां वर्ध शिलालेख, इसमें क्या है कि जैसे ऐसे कार्य जो ख्याति व गौरव के लिए किए जाते हैं उनकी निंदा की गई। जैसे हम बहुत अधिक दान दे रहे हैं, हमारा यश बढ़े, उनकी निंदा की गई है। 11वां वर्ध शिलालेख, धम्म नीति की व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया दमदान साधारण दान से उत्तम होता है। 12वां शिलालेख, ये धार्मिक सहिष्णुता के लिए है। 13वां के लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बार लगा लो, ये नहीं करो तब भी कोई बात नहीं है, एग्जाम में नहीं आएंगे। 13वां खूब इंपॉर्टेंट है। 13वां वर्ध शिलालेख क्या जानकारी देता है? अशोक की कलिंग विजय। ये कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जब अशोक पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था कलिंग, और यह काफ़ी लोगों की हत्या हो गई थी, काफ़ी लोग घायल हो गए थे। इस युद्ध के बाद, ये अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष था। इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया और युद्ध के स्थान पर धम्मघोष नीति अपनाई थी। तो इस कलिंग विजय खूब इम्पोर्टेंट है। कौन से विलेख में मिलती है? 13वें में, सबसे महत्वपूर्ण है। एक इसी में विदेशी शासकों की भी जानकारी मिलती है। देखो दूसरे में तो थे पड़ोसी शासकों की, और 13वें में पड़ोसियों की भी मिलती है, उसके साथ में विदेशी शासकों की जानकारी मिलती, खूब इम्पोर्टेंट है। 14वां शिलालेख, ये किससे संबंधित है? जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। एक ये प्रथम कलिंग शिलालेख, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसमें ये कलिंग युद्ध के बाद में लिखा गया था, और जो वहाँ की जनता का विश्वास जीतने के लिए कहा था। अशोक क्या लिख रहा है? प्रजा के प्रति पितृतुल्य भाव प्रकट किया गया है। प्रजा के प्रति पितृतुल्य मतलब प्रजा उसकी संतान है और अशोक पिता है। फिर इसमें क्या लिखा है? ये इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं। सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इलौकिक व पारलौकिक कल्याण के कार्य करता हूँ, उसी प्रकार
प्रजा के हित की कामना करता हूँ। इम्पोर्टेंट है। प्रजा के प्रति पितृतुल्य कौन से में? पृथक कलिंग शिलालेख में। और ये किस में लिखा है? सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए ही लोक पारलौकिक कल्याण चाहता हूँ, उसी प्रकार जनता के लिए भी कल्याण चाहता हूँ। ये हो गए हमारे कौन से? 14 शिलालेख। अब कई बच्चे इनसे डर जाएंगे और बोर हो करके इनको छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है, आप केवल लिमिटेड कर लो। देखो, सबसे महत्वपूर्ण है पहला करो, पहला के बाद में दूसरा करो, तीसरा करो, फिर पांचवा करो, फिर छठा करो, छठा के बाद में डायरेक्ट आ जाओ आप 13वां पे, और एक पृथक कलिंग शिलालेख, इन्हीं में से आ जाएंगे। करना क्या है आपको? पशु बलि की निंदा प्रथम वर्ग शिलालेख में, और समाज कल्याणकारी पड़ोसी राज्यों के द्वितीय में, और 3 अधिकारी युक्त राज्यों प्रादेशिक तृतीय में, धम्म पात्रों की नियुक्ति 5वें में, हर क्षण हर समय मेरे से मिल सकता है 6ठे में, और कलिंग युद्ध की जानकारी और विदेशी शासकों की 13वें अभिलेख में, और प्रजा के प्रति पितृतुल्य भाव पृथक कलिंग शिलालेख में। आप सभी इसको तैयार कर लेना, इम्पोर्टेंट है, फिर आगे इजी है, तो सभी तैयार करें।